Hello everyone, welcome back to Study Time with Isha. बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की सीरीज में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था मोमेंट्स का, जिसमें अभी तक हम कवर कर चुके हैं सेंट्रल मोमेंट्स यानी कि मोमेंट्स अबाउट मीन वैल्यू, और उसके बाद हमने कवर किया टॉपिक रॉ मोमेंट्स। रॉ मोमेंट्स कौन से होते हैं? जब हम मोमेंट्स कैलकुलेट करते हैं अबाउट सम आर्बिट्रेरी ओरिजिन। अब आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो इन दोनों से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम रॉ मोमेंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं सेंट्रल मोमेंट्स में। तो यही हमारा टॉपिक है, कन्वर्जन ऑफ मोमेंट्स अबाउट एन आर्बिट्रेरी ओरिजिन इनटू मोमेंट्स अबाउट मीन। आर्बिट्ररी ओरिजिन वाले हो गए रॉ मोमेंट्स, और मोमेंट्स अबाउट मीन हो गए सेंट्रल मोमेंट्स। तो हम इनको इन शॉर्ट कह सकते हैं, जैसे हमने यहाँ बहुत लंबा टॉपिक लिखा हुआ है तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कन्वर्जन और कन्वर्टिंग रॉ मोमेंट्स इनटू सेंट्रल मोमेंट्स। ठीक है, तो हम इन शॉर्ट ये चीज भी कह सकते हैं, या फिर आप किसी बुक में इस टॉपिक को इस तरीके से भी देख सकते हैं दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रॉ मोमेंट्स एंड सेंट्रल मोमेंट्स। ठीक है, तो आप कन्वर्जन कह लो या रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो गया जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अब इसके लिए आपको सेंट्रल मोमेंट्स और रॉ मोमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो आई होप इससे पहले की जो दो वीडियोस हैं इन टॉपिक्स पर, वो आपने अच्छे से कवर की होंगी, राइट? तो चलिए, अब ये रिलेशनशिप स्टडी करने की हमें क्या जरूरत है? तो देखिए, हमने कहा था कि जब हमें मीन वैल्यू मिल जाती है तो हम सेंट्रल मोमेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हमें मीन वैल्यू मिलती है वो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती है, वो फ्रैक्शंस में या डेसिमल्स में, जैसे हम बोलते हैं 30.5 आ गया या 40.2 आ गया। अब फ्रैक्शंस में या डेसिमल्स में जब हमारी वैल्यूज होती हैं तो कैलकुलेशंस हमारी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, कोई एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं या फिर हम कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू चूज कर लेते हैं और फिर उसके अबाउट हम मोमेंट्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर कहा है यू हैव टू कैलकुलेट मोमेंट्स अबाउट एन आर्बिट्रेरी ओरिजिन या एज्यूम्ड मीन, फिर तो आप उतना ही कैलकुलेट करोगे और वहीं तक आंसर अपना छोड़ दोगे। लेकिन अगर आपको कहा जाता है यू हैव टू कैलकुलेट मोमेंट्स अबाउट मीन, और मीन आपका आ रहा है पॉइंट्स में, तो उस केस में आप क्या करते हो? आप आर्बिट्ररी ओरिजिन मतलब कोई एक वैल्यू खुद से एज्यूम करके कोई एक वैल्यू चूज करते हो, रॉ मोमेंट्स कैलकुलेट करते हो, और फिर आपको कन्वर्ट करना है उसे सेंट्रल मोमेंट्स में। अब वो कन्वर्शन कैसे होगा, वही चीज हम आज स्टडी करेंगे, राइट? अब इस कन्वर्जन के लिए हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं, जिन इक्वेशंस की हेल्प से हम रॉ मोमेंट्स से बनाएंगे सेंट्रल मोमेंट्स। ठीक है, तो किस तरह की इक्वेशंस होंगी? जितने मोमेंट्स हैं μ1 μ2 μ3 μ4, उतनी ही हमारी इक्वेशंस होंगी। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है सेंट्रल मोमेंट फ्रॉम रॉ मोमेंट। तो सेंट्रल मोमेंट कैलकुलेट करना है तो हम इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे लिखेंगे μ1 μ2 μ3 μ4। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे हम जितनी भी टर्म्स लिखेंगे वो क्या इंक्लूड करेंगी? डैश वाली टर्म्स। रॉ मोमेंट्स डैश की फॉर्म में होता है ना, μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश, μ4 डैश। ऐसा नहीं है कि μ1 के लिए μ1 डैश ही यूज होगा, μ2 के लिए μ2 डैश ही यूज होगा। ये भी हमने सिर्फ आपको ये चीज बताई है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखेंगे सेंट्रल मोमेंट्स और फिर इक्वेशन बनाएंगे। राइट हैंड साइड पे हमारी जितनी भी टर्म्स बनेंगी, 1 2 3 4 जितनी भी, उनमें ये डैश वाली टर्म्स होंगी। ठीक है, अब वो कैसे होंगी आइए देखते हैं। तो देखिए, रॉ मोमेंट्स को सेंट्रल मोमेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये चार इक्वेशंस हैं, μ1 μ2 μ3 एंड μ4। अब यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने यहाँ लिखा है पहले रॉ मोमेंट्स और फिर लिखा है सेंट्रल मोमेंट्स, और यहाँ पर हम μ1 μ2 μ3 μ4 सेंट्रल मोमेंट्स लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए आपने कॉन्सेप्ट को समझना है। हम कह रहे हैं वी हैव टू कन्वर्ट रॉ मोमेंट्स इनटू सेंट्रल मोमेंट्स, मतलब हमें सेंट्रल मोमेंट्स चाहिए विद द हेल्प ऑफ रॉ मोमेंट्स। तो हमने सेंट्रल मोमेंट्स लिख ली पहले, और दूसरी साइड पे हम लिख रहे हैं रॉ मोमेंट्स, डैश वाली जितनी भी टर्म्स हैं। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ इक्वेशंस देखने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, बट अब ऐसा है कि आप इनको एज इट इज भी याद कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली इनको ऐसे ही प्रैक्टिस करके लर्न हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट हम अपनी तरफ से एक थोड़ा सा कुछ स्टेप्स आपको बता देते हैं जिसकी हेल्प से आप थोड़ा सा और अच्छे से इसको याद कर सकते हो। बाकी आप पे डिपेंड करता है आपको किस तरीके से याद करना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे μ1, जो चीज हमें कैलकुलेट करनी है हम लिखते हैं μ1 μ2 μ3
एंड μ4। ठीक है, अब हम बनाएंगे इक्वेशंस। ठीक है, अब इक्वेशंस कैसे बनानी है, हमें उसके लिए कुछ स्टेप्स प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, वो क्या होंगे, हमने पहले लिखे मोमेंट्स इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो मोमेंट है उसी का रॉ मोमेंट वाली वैल्यू हमने लिख लेनी है। मतलब हम लिखेंगे μ1 डैश, दूसरे में आ गया μ2 डैश, तीसरे में आ गया μ3 डैश, और फिर आ गया μ4 डैश। ठीक है, पहली पहली टर्म हमें हर एक इक्वेशन की मिल गई, राइट। उसके बाद हमने क्या करना है, देखिए पहला है तो ये तो आप ऐसे ही याद कर लो, क्योंकि μ1 डैश माइनस μ1 डैश हमेशा होता है और μ1 हमेशा ही 0 आता है। ठीक है, तो इस पे हमें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको ये याद रखना है कि जो हमारा सेकंड मोमेंट है उसमें हमारे पास दो टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो एक टर्म हमने लिख ली है, एक टर्म हम और लिखेंगे। थर्ड मोमेंट में हमारे पास तीन टर्म्स होती हैं, तो एक हमने लिख ली है, दूसरी और तीसरी हम टर्म लिखेंगे। ठीक है, फोर्थ मोमेंट में हमारे पास चार टर्म्स होती हैं, एक हमने लिख ली है, उसके बाद एक, दो और तीसरी टर्म हमें लिखनी है, टोटल चार टर्म्स। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद हमने साइंस लगाने होते हैं अल्टरनेटिव, प्लस माइनस के साइंस लगाने हैं हर एक टर्म के साथ अल्टरनेटिवली। वो साइंस कैसे लगेंगे, देखिए पहला है, देखिए μ2 डैश है ना, तो इसके साथ प्लस का साइन है, तो मतलब जो नेक्स्ट टर्म होगी उसके आगे लगेगा माइनस का साइन, बस दो ही टर्म्स आनी है। थर्ड मोमेंट में पहली टर्म है प्लस वाली, उसके बाद नेक्स्ट टर्म में हम लगाएंगे माइनस, और फिर नेक्स्ट टर्म के लिए लगाएंगे प्लस। ठीक है, क्लियर। फिर आ गया μ4, पहली टर्म है प्लस की, सेकंड टर्म के लिए हम लगाएंगे माइनस, फिर लगाएंगे प्लस, फिर लगाएंगे माइनस। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, अब इसके बाद हमें क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में टर्म्स लिखनी है। रिवर्स ऑर्डर कहने का मतलब ये है कि हमने देखिए सेकंड टर्म सेकंड मोमेंट जो है उसमें पहले लिखा μ2 डैश, 2 के बाद आता है रिवर्स ऑर्डर में 1, तो हम लिखेंगे μ1 डैश। ठीक है, थर्ड मोमेंट में हमने लिखा है μ3 डैश, तो रिवर्स ऑर्डर में क्या लग जाएगा, एक लगेगा μ2 डैश और फिर μ1 डैश। ठीक है, फिर μ4 के लिए हमने क्या करना है, पहले लिखा है μ4 डैश, उसके बाद हम लिखेंगे रिवर्स ऑर्डर में μ3 डैश, फिर μ2 डैश और फिर μ1 डैश। आई होप यहां तक क्लियर है। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आएगा, देखिए आपको ये चीज याद रखनी है, हम ऊपर लिखते हैं यहाँ पर μ1 डैश, μ1 डैश, μ1 डैश, μ1 डैश। ठीक है, चार बार लिखा है हमने, रेज टू द पावर 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये चार टर्म्स आपको याद रखनी है, और हर एक इक्वेशन में हमने एक सीक्वेंस में ये टर्म्स लगानी है। ठीक है, जहां दो टर्म्स होंगी वहां ये दो यूज होंगे, जहां तीन टर्म्स होंगी वहां ये तीन यूज होंगे, जहां चार टर्म्स हैं वहां ये चारों यूज होंगे। ठीक है, एक एक टर्म के साथ, राइट। अब देखिए, अगर हम लेकर चले, अच्छा इसको हम बोल सकते हैं 1, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, तो ये जो पहली टर्म है μ1 डैश रेज टू द पावर 0, इसको हम 1 बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसकी जगह 1 ही लिख लेते हैं ताकि फिर हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। हम लिख लेते हैं पहली टर्म है 1। ठीक है, अब इसको कैसे अप्लाई करना है, हमने देखिए पहले वाले हम प्लस प्लस साइन हटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमने μ1 तो हमारा कंप्लीट है। सेकंड इक्वेशन अगर हम देखें तो हमने फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, और दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है μ1 डैश रेज टू द पावर 1 के साथ, तो हम लिखेंगे μ1 डैश रेज टू द पावर 1, एनीथिंग रेज टू द पावर 1 इज द नंबर इटसेल्फ, तो रेज टू द पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको ऐसे ही रख दें। चलिए अब आते हैं थर्ड इक्वेशन पे, तो μ3 के लिए पहली टर्म में हम लगाएंगे 1, दूसरी टर्म में लगाएंगे μ1 डैश, और तीसरी टर्म में हम लगाएंगे μ1 डैश स्क्वायर, μ1 डैश स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट में अगर हम आएंगे नेक्स्ट इक्वेशन में, चार टर्म्स हैं, ये चारों यूज हो जाएंगे। पहली टर्म में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी टर्म को μ1 डैश से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीसरी टर्म को μ1 डैश स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट टर्म को μ1 डैश क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है, ये चारों टर्म्स हो गई फिट। अब एक लास्ट चीज रह गई है, वो आपको थोड़ा सा रट्टा लगाना पड़ेगा। वो कैसे लगाना है? आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है, ये नंबर याद रखना है आपको। वो नंबर क्या है? हम ऊपर लिखते हैं ये नंबर। दो चीजें, दो सीक्वेंस आपको याद रखनी है। वो सीक्वेंस क्या है? वन इज 1 3 2 और दूसरी है आपकी 1 4 6 3। ये नंबर आपको याद रखना है क्योंकि अब हमने इक्वेशंस में लगाने हैं कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब आपकी दो टर्म्स, दो इक्वेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। ये जो दो नंबर्स की सीरीज हमने बताई है, ये लास्ट दो के लिए है, μ3 और μ4 के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखिए, ये जो दो सीरीज अभी हमने लिखी 1 3 2 और 1 4 6 3, ये हमने ये जो दो है μ3 और μ4 दो इक्वेशंस में एडजस्ट करना है। कैसे करना है? देखिए, पहले टर्म के साथ हमने लगाया 1, दूसरी टर्म में हम लगाएंगे 3 और तीसरी टर्म में 2। 1 3 2, दूसरे में है 1 4 6 3। तो μ4 में पहली टर्म है ये 1, उसके बाद आया 4, उसके बाद आया 6 और लास्ट में आया 3। 1 4 6 3। तो ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा 1 3 2 1 4 6 3। ठीक है, तो 132 एंड 14 63। बस ये सारी चीजें करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि जो हमने इक्वेशंस लिखी थी ये बिल्कुल उसको मैच करती हैं। कैसे मैच करती हैं? देखिए, पहली टर्म तो μ1 डैश माइनस μ1 डैश इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी टर्म देखिए μ2 डैश और μ1 डैश का स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए μ1 डैश दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस इज μ1 डैश का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, तो हमारे पास है μ3 डैश माइनस 3 इंटू μ1 डैश μ2 डैश, ये आ गया 3 इंटू μ1 डैश μ2 डैश, राइट। और फिर लास्ट में देखिए यहाँ पर μ1 डैश का क्यूब है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें μ1 डैश का स्क्वायर और μ1 डैश है, तो अगर ये एक बार स्क्वायर है और एक बार सिंगल है तो 2 और 1 3, तो ये हो गया μ1 डैश का क्यूब। वही चीज हमने यहाँ लिखी है। ठीक है, और फिर लास्ट में हमारे पास देखिए यहाँ है एंड में μ1 डैश रेज टू द पावर 4, और यहाँ एंड में देखिए एक पावर है 3 की, एक पावर है 1 की। 3 और 1 हो गया 4, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू μ1 डैश रेज टू द पावर 4। उसके अलावा यहाँ पर है μ1 डैश का स्क्वायर और μ2 डैश, ये हमने सेम यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर है μ1 डैश μ3 डैश, सेम हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और μ4 डैश μ4 डैश। तो ये इस तरीके से जब आप इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको सेम यही इक्वेशंस मिल जाएंगी जो हमने यहाँ पर शुरू में लिखी थी। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो आप इसको 2 3 बार प्रैक्टिस कीजिए और बोल बोल के याद कीजिए, आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। सिर्फ आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है कि हमने कौन कौन से स्टेप्स किए। ठीक है, तो ये हो गई फॉर्मूले की बात या इक्वेशंस की बात, या रिलेशनशिप बिटवीन रॉ मोमेंट्स एंड सेंट्रल मोमेंट्स, राइट। अब हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से देखते हैं कि ये इक्वेशंस कहाँ पर, किन सिचुएशंस में कैसे अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारी फर्स्ट एग्जांपल। Okay, so question number 1, find the first 4 moments about the arbitrary origin 4 for the given values 1 3 7 9 10. Using them, find the central moments. तो अब यहाँ पर हमें सेंट्रल मोमेंट्स कैलकुलेट तो करनी है, लेकिन डायरेक्टली नहीं करनी है, हमें पहले रॉ मोमेंट्स कैलकुलेट करने हैं। कैसे? आर्बिट्ररी ऑरिजिन 4 को लेकर। ठीक है, तो उसके लिए अब हमें x की वैल्यूज, वेरिएबल की वैल्यूज गिवन है 1 3 7 9 10। तो दिस इज अ केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, और इंडिविजुअल सीरीज के केस में क्या फॉर्मूले होते हैं? सबसे पहले हमने लिखना है फॉर्मूले। सो μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश एंड μ4 डैश। रॉ मोमेंट्स है ना, इसीलिए डैश लगा रहे हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ, अब फ्रीक्वेंसी तो है नहीं हमारे पास, डिविएशन लेनी है कहाँ से? आर्बिट्ररी ऑरिजिन से, डिवाइड बाय n। सेकेंड मोमेंट के लिए x माइनस ए होल स्क्वायर हो जाता है, बाकी सेम रहता है। थर्ड मोमेंट के लिए x माइनस ए होल क्यूब हो जाता है, बाकी सेम रहता है। और फोर्थ मोमेंट के लिए x माइनस ए होल रेज टू द पावर 4 अपॉन n। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि हम ये सारी चीजें पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको सारी कैलकुलेशन नहीं बता रहे, हमने डायरेक्टली यहाँ पर टेबल बना रखा है। तो अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है या नहीं समझ आता, तो आप इससे पहले वाली वीडियो वहां पर जाकर ये सारा डिटेल में ये चीजें समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चाहिए थी डिविएशंस, वो हमने यहाँ ये कॉलम्स बनाए हैं, x माइनस ए होल स्क्वायर क्यूब एंड रेज टू द पावर 4। ए हमने लेना है 4,
तो इसका मतलब डिविएशंस हमारी क्या बनेंगी, x माइनस 4। ठीक है, तो हमने ये x की वैल्यूज लिखी हुई हैं, उसके बाद हमने सारी डिविएशंस कैलकुलेट की हैं, और ये टोटल जो समेशंस होते हैं ना, अब हमने यहाँ नहीं लिखा है समेशन x माइनस ए, समेशन ऑफ x माइनस ए होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हमने सीधे टोटल वैल्यूज यहाँ पर लिख दी हैं। यही वैल्यूज हमें फॉर्मूले में पुट करनी है। तो फॉर्मूले में कैसे हम पुट करते हैं, पहला मोमेंट अगर देखें तो समेशन है यहाँ पर 10, तो हम लिखेंगे 10 अपॉन n, कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वी हैव 1 2 3 4 एंड 5 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो हम लिखेंगे 10 अपॉन 5, ये आता है 2। सेकेंड मोमेंट के लिए हमारे पास टोटल है 80, तो हम लिखेंगे 80 अपॉन 5, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आता है 16। फिर थर्ड मोमेंट के लिए हमारे पास टोटल है 340, तो 340 डिवाइड बाय 5, ये आता है हमारे पास 68। और फोर्थ मोमेंट है 2084 इज द टोटल समेशन, 2084 अपॉन 5, इसको सॉल्व करने पे आता है 416.8। आई होप दिस इज क्लियर। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए हमने पूरी डिटेल में कैलकुलेशंस आपको नहीं दिखाई हैं। हमारा इस टाइम पे मेन पर्पस क्या है कि इन रॉ मोमेंट्स को यूज करके हम कैसे सेंट्रल मोमेंट्स कैलकुलेट करते हैं, जिन्हें हम मोमेंट्स अबाउट मीन भी कहते हैं। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, जो अभी हमने इक्वेशंस पीछे भी सारी समझी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, वो सारी इक्वेशंस लिख लेनी है और उनमें ये वैल्यूज पुट कर देनी है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम कैसे करेंगे कैलकुलेशन। देखिए यहाँ पर हमने वो चारों इक्वेशंस लिख ली हैं, μ1 μ2 μ3 एंड μ4, ये सारे सेंट्रल मोमेंट्स हैं और इक्वेशंस हमने सारी लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम बनाने वाले हैं रॉ मोमेंट्स से, इनकी हेल्प से सेंट्रल मोमेंट्स कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमें यहाँ सारे हमें सब रॉ मोमेंट्स की वैल्यूज चाहिए, तो हमने यहाँ पर ये सारी वैल्यूज लिख ली हैं, μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश एंड μ4 डैश। बस अब हमने ये वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करते जाना है। ठीक है, अब पहला तो हमें पता ही है μ1 हमेशा 0 होता है, तो अगर हम यहाँ वैल्यू पुट भी करके देख लें तो देखिए μ1 डैश है 2, तो अगर हम लिखें 2 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो μ1 तो 0 है। अब हमें कैलकुलेट करना है μ2, तो हम लिखेंगे वैल्यूज पुट करेंगे, देखिए μ2 डैश है 16 माइनस μ1 डैश है 2, इसका स्क्वायर, ये हो गया 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये आता है 12। तो सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन कितना आया हमारे पास, 12। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम करेंगे थर्ड इक्वेशन को सॉल्व। तो थर्ड इक्वेशन में हम लिखते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे, μ3 डैश है 68 माइनस 3 इंटू μ1 डैश है 2, μ2 डैश है 16 प्लस 2 इंटू μ1 डैश का क्यूब, μ1 डैश है 2, इसका क्यूब, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, सॉरी इसको अब सॉल्व करेंगे, तो 68 माइनस 3 टू 6 और 6 इंटू 16 होता है 96 प्लस 2 टू 4 टू 8 टू 16, और इस पूरे को अगर आप सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा ये -12। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब रह गया हमारा लास्ट फोर्थ मोमेंट, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, μ4 डैश है 416.8 माइनस 4 इंटू μ1 डैश है 2, μ3 डैश है 68 प्लस 6 इंटू μ1 डैश का स्क्वायर है, मतलब 2 का स्क्वायर, और μ2 डैश है 16 एंड माइनस 3 इंटू μ1 डैश 2 रेज टू द पावर 4। अब इसमें हम सॉल्व करते हैं इसको, तो अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको ये मिल जाएगा 208.8। ठीक है, फटाफट से कैलकुलेशन करके यहाँ से वैल्यू मैच कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहले रॉ मोमेंट्स कैलकुलेट किए और उनकी हेल्प से ये इक्वेशंस यूज करके हमने सेंट्रल मोमेंट्स कैलकुलेट किए। तो हमारे सेंट्रल मोमेंट्स क्या आ गए हमारे पास, फर्स्ट मोमेंट इज 0, सेकेंड मोमेंट 12, थर्ड मोमेंट -12, फोर्थ मोमेंट 208.8। ठीक है, तो बस आपको ये इक्वेशंस याद करनी है, आगे कैलकुलेशन पार्ट इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये था केस इंडिविजुअल सीरीज का। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। Okay, so the question is, find the first four moments about arbitrary origin 67 for the following data and using them find the central moments. Arbitrary origin लेना है, यहाँ पर 67 हमें given भी है। तो कई बार होता है कि arbitrary origin other than
द वैल्यू मेंशन्ड इन दिस सीरीज, कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट फिलहाल हमें यहाँ मेंशन्ड है आर्बिट्रेरी ऑरिजिन 67 लेना है, तो हम यहाँ x माइनस a में हम लिखेंगे x माइनस 67, ठीक है। अब यहाँ पर x और f डिस्क्रीट सीरीज गिवन है, तो इसीलिए हमारे फॉर्मूले भी डिस्क्रीट सीरीज वाले लगेंगे। तो वो हमारे क्या फॉर्मूले हैं, μ1 आर्बिट्रेरी ऑरिजिन है तो डैश जरूर लगाना है, ये हमने कभी नहीं भूलना है, ठीक है। सो μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश एंड μ4 डैश, राइट। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस ए अपॉन एन, राइट। देन समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन एन। थर्ड मोमेंट के लिए f इंटू एक्स माइनस ए होल क्यूब अपॉन एन, और लास्ट में समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस ए होल रेज टू द पावर 4 अपॉन n, ठीक है। ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। अब हमने, क्योंकि ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हमने इसलिए यहाँ पर पूरा टेबल, कंप्लीट टेबल शो किया हुआ है, और उनकी ये टोटल वैल्यूज लास्ट रो में हमने मेंशन की है, ठीक है। तो ये f जो है ये n इक्वल टू 100 है बेसिकली, है ना। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बताता है, राइट। तो ये टोटल हमने समेशंस कैलकुलेट कर रखे हुए हैं, बस फॉर्मूला में पुट करेंगे हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। तो पहले में हमारे पास समेशन का टोटल आता है 45, ये हो गया 45 अपॉन 100, तो पहला मोमेंट आ जाता है 0.45, ठीक है। उसके बाद सेकंड का टोटल है 873, हम लिखेंगे 873 डिवाइड बाय 100, ये आता है सॉल्व करके 8.73। फिर थर्ड मोमेंट के लिए 891 है टोटल, 891 अपॉन 100, ये आ जाता है 8.91। और फोर्थ मोमेंट चलिए इस साइड कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल है 20493 अपॉन 100, तो ये सॉल्व करके आता है 204.93। तो रॉ मोमेंट्स हमने कैलकुलेट कर लिए, अब इनकी हेल्प से हमें सेंट्रल मोमेंट्स कैलकुलेट करना है, और अब वो कैसे कैलकुलेट होंगे, जो अभी हमने इक्वेशंस पढ़ी, ठीक है। तो चलिए वो इक्वेशंस लिखेंगे और उसमें ये वैल्यूज पुट कर देंगे। आइए देखते हैं। तो देखिए हमने यहाँ इक्वेशंस मेंशन की हुई हैं, तो हम बेसिकली यहाँ क्या करने वाले हैं, रॉ मोमेंट्स से हम बनाने वाले हैं सेंट्रल मोमेंट्स, ठीक है। हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, और जो भी हमें इसके लिए रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं, जो अभी हमने रॉ मोमेंट्स कैलकुलेट किए, ये हमने ये जो आप ग्रीन बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ हमने ये चारों मोमेंट्स की वैल्यूज लिख ली हैं फॉर आर रेफरेंस, ठीक है। चलिए अब फटाफट से करते हैं कैलकुलेशन स्टार्ट। तो देखिए फर्स्ट मोमेंट तो 0 ही आता है, क्योंकि μ1 डैश माइनस μ1 डैश है, तो 0.45 माइनस 0.45 करेंगे तो ये 0 ही आता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकेंड इक्वेशन पे, हम यहाँ पर लिखेंगे μ2 डैश इज 8.73 माइनस μ1 डैश का स्क्वायर, मतलब 0.45 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8.73 माइनस 0.2025, और इसको सॉल्व करने पे आता है 8.5275। इसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस तक अगर रखना चाहें तो ये हम 8.53 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं थर्ड मोमेंट पे, तो μ3 डैश 8.91 माइनस 3 इंटू μ1 डैश है 0.45, μ2 डैश है 8.73, ठीक है। उसके बाद है प्लस 2 इंटू μ1 डैश का क्यूब 0.45 का क्यूब। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आता है 8.91 माइनस 11.7855। आप साथ साथ कैलकुलेशन कीजिए, और यहाँ अगर कहीं पर कोई गलती होती है कैलकुलेशन में तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो नेक्स्ट आता है प्लस 0.18225, इसको सॉल्व करने पे आता है माइनस 2.6933। तो इनको हम डेसिमल, 2 डेसिमल प्लेसेस तक रखना चाहें तो हम माइनस 2.69 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आता है हमारा फोर्थ मोमेंट, तो इसमें वैल्यूज पुट करनी है। μ4 डैश है 204.93 माइनस 4 इंटू μ1 डैश है 0.45, μ3 डैश है 8.91, देन प्लस 6 इंटू μ1 डैश का है स्क्वायर 0.45 का स्क्वायर इंटू μ2 डैश है 8.73, और लास्ट टर्म है माइनस 3 इंटू μ1 डैश 0.45 रेज टू द पावर 4। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आएगा 204.93। फिर सेकेंड टर्म सॉल्व करने पे आती है माइनस 16.038। फिर नेक्स्ट टर्म को सॉल्व करने पे आता है 10.60695, और लास्ट टर्म सॉल्व करने पे आता है 0.1230।
और जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे आ जाएगा 199.3759 और इसको अगर हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 199.38। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कैलकुलेशन सेंट्रल मोमेंट्स की। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आई, फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट आया 0, सेकंड आया 8.53, थर्ड आया -2.69 और लास्ट में आया 199.38। So this is how we calculate central moments from raw moments in case of discrete series. चलिए फटाफट से अब एक क्वेश्चन करते हैं continuous series के लिए। So question number 3, find the first 4 moments about arbitrary origin 25 for the following data and using them find the central moments। आर्बिट्ररी ऑरिजिन हमें यहाँ लेना है 25। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ 2 कॉलम्स हैं तो आपको लगेगा डिस्क्रीट सीरीज है, लेकिन आपको यहाँ हम बता दें कि ये जो पहला कॉलम है ये मिड वैल्यूज का कॉलम है। हमने यहाँ क्लास इंटरवल्स मेंशन नहीं किए हैं क्योंकि मोमेंट्स कैलकुलेट करने में हमें क्लास इंटरवल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां पर हमें जरूरत पड़ती है जैसे कि मीडियन कैलकुलेट करना है, क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने हैं, तो वहां पर हमें मिड वैल्यूज से पहले क्लास इंटरवल्स बना लेने चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जरूरत नहीं है तो हम इसको एज इट इज लेकर चलेंगे। तो लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, मिड वैल्यूज हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, तो दिस इज अ केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज, तो फॉर्मूले हमारे अकॉर्डिंगली लगेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था, तो इसीलिए अब हम फॉर्मूले वैसे ही यूज करेंगे जैसे हमने पहले सॉल्व किया था। तो हमने किया था स्टेप डिविएशन की हेल्प से, तो उस केस में हमारे फॉर्मूले क्या बनते हैं, हम लिखेंगे सबसे पहले तो μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश और μ4 डैश लिख लेते हैं। एंड μ4 डैश। अब इसके लिए स्टेप डिविएशन है ना, स्टेप डिविएशन में हम क्या करते हैं, हम डिविएशन को डिवाइड करते हैं किसी कॉमन फैक्टर या क्लास इंटरवल के साथ। तो हम यहाँ टेबल में भी लिख देते हैं, यहाँ पर हमारा मिस हो गया m-a/i, फिर फ्रीक्वेंसी इंटू m-a/i, फिर m-a/i होल स्क्वायर, m-a/i होल क्यूब एंड m-a/i होल रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं, हमने कहा था हम थोड़ा फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको d लिखते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा f इंटू डी, ये बन जाएगा f इंटू डी स्क्वायर, f इंटू डी क्यूब और f इंटू डी रेज़ टू द पावर 4। तो हमारे फॉर्मूले अकॉर्डिंगली क्या बन जाएंगे, समेशन ऑफ f इंटू डी अपॉन एन, क्योंकि डिवाइड बाय आई है तो इंटू आई करना पड़ेगा। यहाँ पर समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, डी स्क्वायर है तो यहाँ आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो एफ डी क्यूब अपॉन एन इंटू आई क्यूब करना पड़ेगा और समेशन ऑफ एफ इंटू डी रेज टू द पावर 4 अपॉन एन इंटू डी रेज टू द पावर 4 है, और वहां पर क्योंकि डिवाइड बाय आई रेज टू द पावर 4 था ना, तो इसलिए मल्टीप्लाई भी आई रेज टू द पावर 4 से ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने ये लास्ट रो में जो ब्लू से हाईलाइटेड है उसमें हमने टोटल वैल्यूज समेशंस की लिखी हुई हैं। तो अगर आप ये वैल्यूज इनमें पुट करोगे, जैसे हमारे पास n है इक्वल टू 10, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके ये आता है 10। ठीक है, तो अगर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको यहाँ पर पहली वैल्यू क्या है, समेशन ऑफ एफ डी है -3 अपॉन 10 इंटू आई हमने लिया था 10। ठीक है, देखिए 10-10 का गैप है ना, 5 और 15 का, 15 25 का, 25 35 का, तो अकॉर्डिंगली जब इनके क्लास इंटरवल्स बनेंगे उनमें भी 10-10 का गैप होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर ये आता है हमारे पास -3। जब हम सेकेंड मोमेंट निकालेंगे तो टोटल है यहाँ पर 9, हम लिखेंगे 9/10 इंटू आई स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर हो गया 100, इसको सॉल्व करने पर आता है 90। फिर इसी तरीके से μ3 डैश कैलकुलेट करेंगे, इसका है टोटल -9, हम लिखेंगे -9/10 इंटू आई क्यूब होता है 10 का क्यूब इज 1000, ये आता है -900। और फोर्थ मोमेंट हमारा आता है टोटल है 21 डिवाइड बाय n है 10 इंटू 10 रेज टू द पावर 4, मतलब चलो ऐसे ही लिख देते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे ऊपर 10 क्यूब रह जाएगा, ये टोटल आता है 21,000। तो ये हमारे थे 4 रॉ मोमेंट्स। अब इन्हीं को यूज करके हमने कैलकुलेट करने हैं सेंट्रल मोमेंट्स। वो कैसे करेंगे, इक्वेशंस की हेल्प से। तो आइए देखते हैं कैसे होगा ये। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, रॉ मोमेंट्स को कन्वर्ट करने वाले हैं सेंट्रल मोमेंट्स में। उसके लिए हमने ये इक्वेशन सारी लिख रखी हैं और जो हमें रॉ मोमेंट्स की वैल्यूज चाहिए वो हमने यहाँ मेंशन की हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हम पहले ही लिख देते हैं, फर्स्ट मोमेंट हमेशा 0 ही होता है, अदरवाइज भी अगर आप देखो तो ये क्या बनता है, μ1 डैश है -3,
माइनस माइनस थ्री ही हो गया, -3 + 3 0। ठीक है, तो ये तो 0 ही आना होता है। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड मोमेंट। इसमें वैल्यूज अगर पुट करेंगे, μ2 डैश है 90 माइनस μ1 डैश होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको सेकेंड मोमेंट की वैल्यू मिलेगी 81। ठीक है, फिर इसके बाद हम करते हैं थर्ड मोमेंट कैलकुलेट। μ3 डैश है -900 -3 इंटू μ1 डैश है -3, μ2 डैश है 90 प्लस 2 इंटू μ1 डैश है -3 का क्यूब लेना है। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको थर्ड मोमेंट की वैल्यू मिलेगी -144। ठीक है, आपने ये कैलकुलेशंस करके सारी चेक कर लेनी है, और अगर कहीं वैल्यू में या कैलकुलेशन में कहीं कोई गड़बड़ है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। ठीक है, चलिए फोर्थ में अगर हम वैल्यूज डालें, फोर्थ मोमेंट में आ गया 21,000 -4 इंटू μ1 डैश है -3, μ3 डैश है -900 प्लस 6 इंटू μ1 डैश -3 इसका है स्क्वायर और μ2 डैश है 90, और लास्ट है -3 इंटू μ1 डैश है -3 इसका रेज टू द पावर 4। और जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 1 4 8 1 एंड 7। ठीक है, कि मोमेंट्स क्या वैल्यू आई हमारे। फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट की वैल्यू आई 0, सेकेंड मोमेंट की वैल्यू आई 81, थर्ड मोमेंट की वैल्यू आई -144 और फोर्थ सेंट्रल मोमेंट की वैल्यू आई 14817। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट सेंट्रल मोमेंट्स फ्रॉम रॉ मोमेंट्स इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। इक्वेशंस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सारे स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एक भी प्लस माइनस या किसी वैल्यू की गड़बड़ हुई तो पूरी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। कहीं पर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। विद दिस आई विल टेक योर लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।